हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है कशफुर और जैसे कि मैंने लास्ट वीक में आपसे डिस्कस किया था कि एक लॉस मेकिंग कंपनी के ऊपर हम रिसर्च करने वाले हैं कि कैसे लॉस मेकिंग कंपनी को एनालिसिस किया जाता है। उसके ऊपर मैंने ये वीडियो पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। मैंने बहुत सारा रिसर्च किया लास्ट 1 वीक में, बहुत सारे यूट्यूब पे गए, बहुत सारा गूगल पे सर्च किया और ये कंटेंट मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया ताकि आप किसी भी लॉस मेकिंग कंपनी को अच्छे से एनालिसिस कर सको। तो यहाँ पे इस वीडियो को टोटल मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि उसका कंसेप्ट क्या होता है, लॉस मेकिंग कंपनीज को किस तरह से देखा जाए, राइट। सेकंड हम बात करने वाले हैं उसके ऊपर फ्रेमवर्क कैसा अप्लाई करना चाहिए कि हर एक सेक्टर के लिए, कंपनीज के लिए एक स्पेसिफिक फ्रेमवर्क होता है। जैसे कि मैंने सीमेंट बिजनेस किस तरह से एनालिसिस करना चाहिए उसका मैंने काफी डेप्थ में बताया था फ्रेमवर्क। उसी तरह लॉस मेकिंग कंपनीज का फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए जिसके ऊपर आपको उसी पैरामीटर को देख करके आप पूरे लॉस मेकिंग कंपनी को जज कर सकते हो। तीसरा मैं बात करने वाला हूं कि उस कंपनीज का एक तरह से वैल्यूएशन कैसे किया जाए, कैसे उस कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करना चाहिए जो कंपनी लॉस मेकिंग, उसके अंदर में आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो ये सब कैलकुलेट नहीं कर सकते, कंपनी को ऑलरेडी प्रॉफिट नेगेटिव में। और फोर्थ, कुछ कंपनीज के साथ कंपेयर करेंगे, मतलब उनका जो केस स्टडी जिसके बेस के ऊपर मैंने ये कंपनी सेलेक्ट किया है जो मल्टीफोल्ड रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। और लास्ट में मैं अपना कंक्लूजन रखूंगा कि और क्या क्या चीज आपको फैक्टर देखना चाहिए। सो ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए, तो आगे बढ़ते हैं, मैं आपको स्क्रीन की तरफ लेकर के चलता हूं। सो हाउ टू वैल्यू अ लॉस मेकिंग कंपनी, ये हमारा थीम है, राइट। सो यहाँ पे मैंने लिखा है देयर इज नो स्पेसिफिक फंडामेंटल एक्सपेक्ट बट एक्सपेक्टेशन, मतलब जो भी कंपनीज लॉस मेकिंग होता है उसके अंदर में आप फंडामेंटल एनालिसिस एक तरह से आप देखने जाओगे, स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, तो आप बोलोगे कंपनी खराब है, रेशियोज ये सब देख करके। पर इस कंपनीज को आपको एक्सपेक्टेशन के बेस पे देखना पड़ता है, मतलब कि ये कंपनी का आने वाला फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसा रहेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल देने वाला हूँ। सो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डू डिकोडिंग द बिजनेस ऑफ द कंपनी विद अ फ्यू फाइनेंशियल पैरामीटर, मतलब कंपनी के बिजनेस को डिकोड करना पड़ेगा। उसके बेसिस पे हम एक कंक्लूजन पे आएंगे कि ये कंपनी मल्टीबैगर बन सकता है कि नहीं, या फिर जो लॉस मेकिंग कंपनी है वो प्रॉफिट में टर्न हो सकता है कि नहीं, राइट। सो यहाँ पे एग्जांपल्स कुछ दिखाता हूँ। वंस अपॉन अ टाइम की अगर हम बात करें, Amazon, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, फेसबुक, सैमसंग, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी जो आज आपको दिखाई दे रही है एक तरह से लॉस मेकिंग कंपनी थी। Amazon 2014 में अराउंड $241 मिलियन का कंपनी लॉसेस कर रही थी, स्टिल कंपनी ने उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करके आज मल्टीफोल्ड और लोगों कहूं तो मल्टीबैगर बन के एक तरह से वेल्थ क्रिएट करके इस सारी कंपनीज ने दिया। तो लोग यही सोचते हैं कि ये जब Amazon, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी एक टाइम पे लॉस मेकिंग कंपनी थी, तो क्यों ना आज के टाइम पे आपका जोमैटो, पॉलिसी बाजार, नायका, पेटीएम, ये कंपनीज भी क्यों ना बने। लोग ये सोच करके स्टॉक बाय करते हैं। पर यहाँ पे वो कैसे वो कंपनीज एक दूसरे को डिफरेंशिएट कर पाते हैं वो ज्यादा मैटर करता है। सो कुछ एग्जांपल अगर इंडियन केस स्टडी बेस पे अगर बात करूं तो आप अडानी ग्रीन एनर्जी को कंसीडर कर सकते हो। लॉस मेकिंग कंपनी थी, सडनली ₹50 का स्टॉक काफी ऊपर तक गया, और क्यों गया वो भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, आप इंडिया मार्ट इंटरमेश की बात करें, लॉस मेकिंग कंपनी थी, या कहूं इंडिया का alibaba.com, एक तरीके से अब वो प्रॉफिटेबल कंपनी एक तरह से टर्न हो चुका है और अच्छा खासा उसने वेल्थ जनरेट करके भी दिया है। बोरोसिल रिन्यूएबल रिसेंटली 2018 में डीमर्जर होने के बाद इस कंपनी का मतलब क्वार्टर रिजल्ट्स हम चेक करेंगे जो रिसेंटली पॉजिटिव में टर्न हुआ है। सारेगामा इंडस्ट्री जो कुछ कहूं तो 5 से 6 साल से स्ट्रगल कर रहा था, एक तरह से लॉस मेकिंग तो नहीं लेकिन प्रॉफिट भी एक तरह से ना के बराबर था। अब ये कंपनी पूरा का पूरा चेंज हो चुका है डिस्पाइट ऑफ म्यूजिक इंडस्ट्री में रहने के बावजूद। तो ये कंपनी ने ऐसा क्या किया जो लॉस मेकिंग होने के बावजूद कंपनी को अच्छा खासा वैल्यूएशन और कंपनी प्रॉफिट में टर्न होना स्टार्ट कर दी, राइट। वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सो यहाँ पे हम फ्रेमवर्क के ऊपर डिस्कस करेंगे कि कोई भी लॉस मेकिंग कंपनी के अंदर में क्या क्या चीज आपको नोटिस करना है। तो इसका 2 फ्रेमवर्क है जिसको आप अप्रोच कर सकते हो। पहला है मार्केट अप्रोच, दूसरा है इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो यहाँ पे मार्केट अप्रोच और इन्वेस्टमेंट अप्रोच को दोनों को हम डिटेल में जाएंगे, राइट। उसके बाद आपको थोड़ा सा और क्लियर पिक्चर मिलेगा कि मार्केट अप्रोच या मतलब मार्केट के बेसिस पे मैं अगर उस कंपनी को जज करूँ तो क्या क्या पैरामीटर मुझे देखना चाहिए अगर लॉस मेकिंग कंपनी में मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं तो, राइट। तो या कहूं तो एक्सपेक्टेशन के बेस पे क्या क्या चीज मुझे देखना चाहिए। तो सबसे पहला आता है मार्केट अप्रोच के अंदर में ब्रांड इन ब्रेन। ये मैंने अपने हिसाब से सोचा है कि मतलब ब्रांड इन ब्रेन मतलब कोई भी चीज का जो ब्रांड आपके दिमाग में अगर बैठ जाता है तो आप उसको प्रिफर करते हो। आपको ये नहीं पता होता है कि वो कंपनी लॉस मेकिंग है कि प्रॉफिट मेकिंग है, बस आपको कंपनी का
प्रोडक्ट काफी अच्छा लगता है, राइट। तो कंपनी, जो भी कंपनी आज के टाइम पे नायका हो, पेटीएम हो, जोमैटो हो, पॉलिसी बाजार हो, खुद को किस तरह से डिफरेंशिएट कर पाते हैं, राइट, वो मैटर करता है। तो कैसा उन्होंने ब्रांड क्रिएट करके रखा है अपने कस्टमर के, या जो जिस मार्केट में वो कंपनी फंक्शन कर रहा है। सो अभी के टाइम पे जैसे कि आप कोको कोला लो, या फिर एक टाइम पे अमेज़न, जो एक तरह से ब्रांड, आज कुछ ऑर्डर करना हो तो लार्जेस्ट ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सीधा अमेज़न के ऊपर लोग नाम जानते हैं। तो कौन सी कंपनी अभी के टाइम पे ब्रांड के ऊपर काफी ज्यादा फोकस कर रहा है और लोगों के दिमाग में वो घर कर बैठा है, वो भी इंपॉर्टेंट मैटर करता है, राइट। यहाँ पे जोमैटो की अगर मैं बात करूं तो एक तरह से जोमैटो है, स्विगी है, बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग कंपनी से ग्रोसरी, मतलब 10 मिनट में डिलीवरी, तो बहुत सारे कंपटीशन मुझे वहां पे ज्यादा दिखाई देते हैं, राइट। पेटीएम की बात करो तो पेटीएम एक तरह से एक कंपनी जो फिलहाल बहुत पहले इंटर किया था, लेकिन मार्केट उतना कैप्चर नहीं कर पाया जितना फोन पे ने अभी के टाइम पे मार्केट कैप्चर किया है। तो आप देखो कि मर्चेंट या जो होलसेल के अंदर में अगर देखो तो पेटीएम, जो आपका फोन पे ने काफी ज्यादा मार्केट कैप्चर किया, तो फोन पे लोग ज्यादा यूज करते हैं एज कम्पेयर टू पेटीएम, राइट। तो यहाँ पे और दूसरी कंपनी से पॉलिसी बाजार हो गया या दूसरी कंपनी से, मैं यहाँ पे जस्ट ब्रांड की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कौन सी कंपनी ने ब्रांड ज्यादा क्रिएट करके रखा है, तो ये पहला पॉइंट है कि जिस कंपनी को हम सेलेक्ट करेंगे उसका ब्रांड इन ब्रेन, मतलब जो है कि ब्रेन में बैठा हो, ऐसा कुछ ब्रांड उन्होंने क्रिएट किया। और रिसेंटली आपने एक ऐड देखा रहेगा स्क्वायर यार्ड का, जो वहां पे मतलब एक तरह से कहूँ तो नॉटी एड वो लोग पूरा का पूरा पब्लिश कर रहे थे, मतलब फ्लैट बेचना चाहिए तो उसको अलग डबल मीनिंग के अंदर में बता रहे थे, आपने नोटिस किया रहेगा स्क्वायर यार्ड, तो वो दिमाग में छप गया है। तो वो ब्रांड क्रिएट करना काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा आता है ब्लिट्जस्केलिंग एंड विनर ईट्स अ पाई। ये एक बुक है जो ब्लिट्जस्केलिंग का, जिसमें रेड हॉफमैन और एक चेरिस ये ने लिखा है, जो मतलब किस तरह से कंपनी का बिजनेस स्केल करता है जब वो ब्लिट्जस्केलिंग इफेक्ट यूज करते हैं। ब्लिट्जस्केलिंग मतलब कि जो सबसे पहला पहल करेगा वो सबसे आगे जाएगा। इसका मतलब क्या, जोमैटो है, स्विगी है, तो जोमैटो का आईपीओ एक तरह से लिस्ट हो गया, जिससे उसको ज्यादा फंडिंग मिला, तो उसके अंदर ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल एज कम्पेयर टू आपका अगर हम स्विगी से बात करें। लेकिन वहां पे कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है, ये चीज भी हमको नोटिस करना है, राइट। तो यहाँ पे ब्लिट्जस्केलिंग इफेक्ट का है कि कौन सी कंपनी सबसे पहले मूव कर रहा है। अभी के टाइम पे अगर हम टाटा मोटर्स की अगर बात करें, जिन्होंने 83% मार्केट शेयर एक्वायर कर लिया इलेक्ट्रिकल व्हीकल स्पेस में, अराउंड हर महीने 50,000 जो टाटा नेक्सन ईवी की बात करो डिमांड रहता है, राइट। तो मतलब उन्होंने पहला पहल किया। वहीं पे आपका मारुति या आपका hyundai की बात करें तो वो 2023 के बाद 2023-24 के आसपास का प्लानिंग करे हाइब्रिड मॉडल का, राइट। तो ये कंपनी ने, टाटा मोटर ने पहले इस सेगमेंट में इंटर किया, क्योंकि वो अपने कैश काउ बिजनेस पे, एक तरीके से कहूं तो जैगुआर के बिजनेस पे हेवीली डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते और ईवी का फायदा उठाना चाहते। तो मार्केट शेयर उन्होंने 83% गेन किया। इसके लिए लॉन्ग टर्म में टाटा मोटर्स को ज्यादा फायदा होगा। सो अभी के टाइम पे जो स्टार्टअप कंपनी, खास करके मैं उस पर ही बात करने वाला हूँ, जो आईपीओ आया है, जो नायका है, पेटीएम है, या जो पॉलिसी बाजार है, ये सारी जो कंपनी, जोमैटो है, तो उसके अंदर में कौन सी कंपनीज को ये ब्लिट्जस्केलिंग इफेक्ट का सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है, मतलब जो मार्केट शेयर सबसे ज्यादा वो कैप्चर कर पाएगा, राइट। सो यहाँ पे वो हमको नोटिस करना है। तो ये चारों कंपनीज, जोमैटो या फिर आपका पेटीएम, ये सब में से नायका थोड़ा सा बेहतर है, जो मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं, जो ज्यादा से ज्यादा मार्केट खा रहा है, क्योंकि ब्रांड भी एक तरह से दिमाग में उसने क्रिएट करके रखा है। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब क्या है? ऑपरेटिंग लेवरेज अगर सिंपल अगर मैं कहूँ, मेरे पास ये लैपटॉप है, अराउंड 60,000 रुपीज का ये लैपटॉप है। उसके ऊपर मैं पहले स्टार्टिंग में जब मैंने अपना कोर्स स्टार्ट किया था, अराउंड 10-15 लोगों को मैं पढ़ाता था, राइट, पर बैच के अंदर में। आज वही लैपटॉप का सेम वही कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, और उसके ऊपर मैं कम से कम 50 से 60 लोगों को ट्रेनिंग अगर प्रोवाइड करता हूँ, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो मेरा कॉस्ट है वो फिक्स्ड है, राइट, लेकिन जो स्केलेबिलिटी है, जो मेरा बिजनेस है, वो काफी तेजी से ग्रो हुआ। सो ये देखना है कि कौन सी कंपनी का जो अभी के टाइम पे फिक्स कॉस्ट है और साथ साथ में स्केल कर पा रहा है, राइट, अपने बिजनेस को ग्रो कर पा रहा है, कुछ नया इनपुट कंपनी नहीं डाल रहा है, मतलब जो उनका ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो काफी कम है, और उसकी वजह से कंपनी का जो ओवरऑल बिजनेस ऑफ स्केल एनुअल टाइम में ग्रो कर सकता है। तो ऑपरेटिंग लेवरेज काफी ज्यादा मैटर करता है, मतलब अगर थोड़ा सा भी कंपनी काम करता है तो उसका रिजल्ट काफी बेहतर आता है, राइट। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई आपको ट्रेडिंग बिजनेस सेटअप करना है और आपके पास पहले 100 क्लाइंट्स थे जिनका आप ट्रेडिंग करते थे,
अपने इसका आपने कुछ पैसा लगा 1 लाख रुपए का, सामान खरीदा, मशीन खरीदा, सब कुछ लैपटॉप ये सब खरीदा, टर्मिनल्स खरीदा 1 लाख रुपए का। अब उसके ऊपर पहले आप 100 ही क्लाइंट्स को हैंडल कर रहे थे, अब उसके बाद सडनली आपके पास 1000 क्लाइंट आ गए, लेकिन आपके पास जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, जो आपका लैपटॉप और 1 लाख का इन्वेस्टमेंट वो कांस्टेंट है। तो आप यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा अपना बेनिफिट और स्केल कर पा रहे हो बिजनेस। तो ऐसा कौन सा बिजनेस है इन चारों आईपीओ 5 आईपीओ के अंदर में जो इस तरह पे ऑपरेटिंग लेवरेज का फायदा उठा पा रहा है, वो चीज हमको नोटिस करना है। उसके बाद फ्रेमवर्क नेक्स्ट आता है आपका कस्टमर स्टिकीनेस। कस्टमर स्टिकीनेस का कहने का मतलब है कि कितना जो कस्टमर आज के टाइम पे एक दूसरे से लॉयल रहता है, जहां पे भी ऑफर मिल जाता है जोमेटो पे या स्विगी पे, लोग वहां पे जाकर के स्विच होना स्टार्ट करते हैं, राइट। तो उनका कस्टमर स्टिकीनेस कैसा है, उसके अंदर में 2 पॉइंट काफी ज्यादा फोकस करना है, कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग क्लाइंट्स और लाइफ टाइम वैल्यू। कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग क्लाइंट्स का मैं एक वीडियो के अंदर में से एग्जांपल लेता हूं जो मैं देख रहा था, उसके अंदर में वॉरेन बफेट ने 1989 या 99 के आसपास, अगर हम बात करें 1999 के आसपास, उन्होंने गाइको करके इंश्योरेंस कंपनी थी, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहा था। उस टाइम पे वो कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी थी, राइट। लॉस मेकिंग कंपनी थी, ऑलमोस्ट एक क्लाइंट को एक्वायर करने के पीछे वो कंपनी $250 के आसपास $250 खर्चा कर रही थी, राइट। लेकिन क्या वो एक्विजिशन करना क्लाइंट बेहतर है, क्योंकि $250 आप अकर करो एक क्लाइंट को एक्वायर करने के लिए, राइट। अगर आने वाले टाइम में वो क्लाइंट आपके साथ रहता है, स्टे करता है, मतलब नेक्स्ट ईयर, तो वो क्लाइंट वो बिजनेस ऑलमोस्ट $150 के आसपास का जनरेट कर रहा था, राइट। सो अगर वो क्लाइंट एक बार आपके पास आया और आपने उसको वो सर्विस प्रोवाइड किया जो उसको चाहिए था, $250 आपने खर्चा के, नेक्स्ट ईयर उसने $150 जनरेट किया, उसके नेक्स्ट ईयर फिर से $150 जनरेट किया, तो आपका ब्रेक इवन अराउंड 1.8 ईयर्स में हो जा रहा था। सो वहां पे उन्होंने देखा कि कस्टमर रिटेंशन काफी इंपॉर्टेंट है और वो कंपनी कर पा रही है, जिसके हिसाब से कंपनी जो आज लॉस मेकिंग है, कल जाकर के प्रॉफिट मेकिंग वो कंपनी बन गई, राइट। तो यहाँ पे सिंपल है कि जो भी कंपनीज यहाँ पे हम कंसिडर करें, जो टेक कंपनीज है, उनका कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग क्लाइंट्स कितना है, और वो जो क्लाइंट उनके साथ एक्वायर करने वाले क्या उनके बिजनेस या उनके प्रोडक्ट या उनके सर्विसेज लॉन्ग टर्म में यूज करने वाले हैं, जिसके लिए आज कंपनी मार्केटिंग और ये सब एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा कर रही है। ये चीज भी हमको कंसीडर करना है फ्रेमवर्क में जब आप लॉस मेकिंग कंपनी को देख रहे हो। तो उसके बाद आता है टोटल एड्रेसेबल मार्केट। अब ये जितने भी बिजनेसेस हैं जो टेक कंपनीज है, ये उनका एड्रेसेबल मार्केट कैसा है, जैसे कि हमारे देश में अगर देखें तो यूथ अराउंड 65% के आसपास है, 28 का मीडियन एज है, पॉपुलेशन 1.19% से ग्रो हो रहा है, आने वाले टाइम में ये सब ग्रो होगा, तो ओवरऑल टेक का कंजम्पशन और ज्यादा इंक्रीज होगा, लाइफस्टाइल चेंजेस होंगे, आपका डेमोग्राफिक का फायदा होगा सारी कंपनीज को, राइट। तो यहाँ पे सारी की सारी कंपनीज के लिए एक अच्छा मार्केट है, जहां पे मेजॉरिटी ऑफ द लोग आने वाले टाइम में, आने वाले 10 साल में बहुत सारा वर्किंग पॉपुलेशन ऐड हो जाएगा, जिससे पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगा। तो एड्रेसेबल मार्केट नायका के लिए या पेटीएम के लिए या फिर जोमेटो के लिए या फिर आपका पॉलिसी बाजार के लिए, जैसे जैसे लोग अभी के टाइम पे केयर कर रहे हैं कि उनको हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस चाहिए, सो दैट वो जो सडन लॉस है उनका पैसा जो सेविंग खत्म ना हो जाए, राइट। तो यहाँ पे कौन सी कंपनी का किस तरह से वो मार्केट छीन सकता है वो मैटर करता है, राइट। तो टोटल एड्रेसेबल मार्केट, तो मार्केट अप्रोच के अंदर में ये कुछ 5 पैरामीटर है जो आपको फ्रेमवर्क यूज करना है लॉस मेकिंग कंपनी के ऊपर। सेकंड पैरामीटर आता है इसका इन्वेस्टमेंट अप्रोच। अब ये लॉस मेकिंग कंपनीज का हमने फ्रेमवर्क समझा, राइट। अब हम समझने की कोशिश करेंगे उनको वैल्यू कैसे किया जाए फाइनेंशियल पैरामीटर को देख करके, राइट। तो यहाँ पे कुछ है कि कंपनीज का आपको एंटरप्राइज वैल्यू टू इबिटा मल्टीपल चेक करना है, कितने पे ट्रेड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप कंपनी अगर प्रॉफिट जो है इनका लॉसेस में है, तो आप यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन ये सब आपको काम नहीं आएगा, तो आपको ईवी इबिटा मल्टीपल लेना पड़ेगा कि इबिटा ग्रो हो रहा है कि नहीं, कंपनी का ग्रॉस मार्जिन किस तरह से वो मेंटेन कर रहा है। साथ साथ आपको प्राइस टू सेल्स रेशियो यूज करना पड़ेगा कि कंपनी जो करंट प्राइस पे जो चल रहा है उसके हिसाब से जो सेल्स है, ₹1 के सेल्स के ऊपर कितना मार्केट प्रीमियम पे फिलहाल वो स्टॉक ट्रेड हो रहा है। सो 1 के नीचे है कि 1.5 है कि 2.5 है, वो चीज भी आपको नोटिस करना है, राइट। थर्ड आप यूज कर सकते हो नेट एसेट वैल्यू, जहां पे मतलब कि कंपनी का जो एसेट वैल्यू का साइज है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, या एक्सटर्नल लायबिलिटीज या लॉन्ग टर्म डेट कितना कंपनी के पास अवेलेबल है, क्योंकि वो कंपनी कैश बंद करते जा रहा है, राइट। उनका गुडविल कैसा है, इंटेंजिबल एसेट कैसा है,
राइट, और कंपनी कैश कितना बर्न कर रहा है और जिससे कंपनी कैश फ्लो कितना जनरेट हो रहा है, ये सारा का सारा चीज मैटर करता है। वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर लॉस मेकिंग कंपनी में देखना है तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट क्या वो कंपनी प्रोवाइड कर रही है, गुडविल और क्लाइंट रिलेशन कैसा है, सर्विस किस तरह से प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स को, क्रेडिबिलिटी कैसा है उसका मार्केट में, राइट, इनका एक्सपीरियंस कितना है उस फील्ड के अंदर जिस सेक्टर में कंपनी डील करती है, राइट। तो ये सारा का सारा फैक्टर आपको उस कंपनीज में चेक करना है। तो ये मैंने आपको सेकंड फ्रेमवर्क तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया किस बेसिस पे हम जो कंपनी मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया जज करने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो कंपनी मैंने सेलेक्ट किया है नायका, ट्रस्ट मी दिस कंपनी इज लाइकली टू डू मच बेटर इन कमिंग नेक्स्ट 5 to 8 years का अगर जिसका प्लानिंग है वो इस कंपनी के बिजनेस को जरूर स्टडी करें, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है और सारा का सारा जो फ्रेमवर्क मैंने आपको बताया है उसके ऊपर ये कंपनी बैठ रहा है। मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूंगा, राइट। यहाँ पे ये उद्देश्य नहीं है कि कंपनी का नाम मालूम पड़ेगा, बट यहाँ पे जो लर्निंग है वो इंपॉर्टेंट है ताकि आप खुद से इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सको, ना कि किसी के वीडियो को देख करके, राइट। तो ब्रांड इन वैल्यू या सॉरी ब्रांड इन ब्रेन, तो नायका एक तरह से अगर कहूँ तो ब्रेन के अंदर लोगों के बैठा हुआ है। अगर मेरी वाइफ को भी अगर कोई प्रोडक्ट लेना हो, कुछ कॉस्मेटिक ये सब खरीदना हो, तो नायका पहले दिमाग के अंदर आता है। जहाँ पे हम जॉब भी करते हैं या कहीं भी जहाँ पे भी आप जॉब करते हो वहाँ पे अपने फ्रेंड से पूछो, गर्ल्स फ्रेंड जो है आपकी, तो वो आपको बोले कि नायका का प्रोडक्ट लेना है, राइट। तो दिमाग के अंदर बैठा हुआ एक तरह का। तो ये कंपनी कंटिन्यूसली अपने ब्रांड के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है, कैंपेन कर रहा है, मार्केटिंग कर रहा है। सो रिसेंटली कंपनी का 24-30 नवंबर को इन्होंने एक पिंक फ्राइडे सेल करके रन किया था साथ साथ। सो यहाँ पे मैंने कंपनी जो कंसीडर किया है नायका। अब इसको क्यों मैंने कंसीडर किया है, ये सारा का सारा फ्रेमवर्क जो मैंने आपको बताया वो इसके ऊपर बैठता है कि नहीं, उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले। और क्यों ये स्टॉक मुझे लगता है आने वाले 5 साल के बाद काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस टर्न हो सकता है, राइट। यहाँ पे जो कंपनी का नाम आपको बताना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जानना ये जरूरी है कि इसका बिजनेस मैंने किस तरह से स्टडी किया और क्या पैरामीटर लगा करके मुझे लगता है स्टॉक आने वाले टाइम में अच्छा कर सकते हैं, ताकि आप सीख सको, ना कि आपको स्टॉक रिकमेंडेशन जैसी कोई चीज की जिंदगी में जरूरत पड़े। तो आइए बढ़ते हैं। तो ब्रांड इन ब्रेन। सो अभी के टाइम पे अगर मैं अपनी वाइफ से भी पूछूं कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट खरीदना, तो सीधा नायका के ऐप के ऊपर जाकर के वहां से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट अपना ऑर्डर करती है, राइट। या दूसरे आपके जो फ्रेंड सर्कल्स हैं जहां पे गर्ल्स हैं उनसे पूछो तो नायका का प्रोडक्ट जल्दी प्रेफर करते हैं, राइट। तो एक ब्रांड इसने एक नीश सेगमेंट में क्रिएट करके रखा है। तो ये चीज देखना है कि कंपनी क्या कर रहा था। अभी के टाइम पे जो कंपनी कैश इतना ज्यादा बर्न कर रहा है मार्केटिंग पे, कैंपेन पे या एडवर्टाइजमेंट पे, सो दैट ये ब्रांड अपना एक ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके, राइट। तो इन्होंने जो अभी रिसेंटली 24 और 30 नवंबर के बीच में पिंक फ्राइडे सेल करके इन्होंने स्टार्ट किया था। उनका ऐप भी है, वेबसाइट भी, और साथ साथ में फिजिकल इनका स्टोर्स भी है और कंटिन्यूसली वो ओपन करते जा रहे हैं, राइट। यहाँ पे इन्होंने नायका तुम ही हो नायका करके इन्होंने कुछ कैंपेन लॉन्च किया था OTT पे या टीवी के ऊपर, सोशल प्लेटफॉर्म पे, जिससे इनको अच्छा खासा ट्रैफिक भी वहां से मिला, राइट। तो इन्होंने क्या किया है कि अपना ब्रांड अच्छे से क्रिएट करके रखा है। हर कोई जोमेटो को जानता है लेकिन स्विगी को भी जानता है। नायका का अगर रिप्लेसमेंट मैं ढूंढूं तो मैं सर्च कर रहा था कि नायका का दूसरा कॉम्पिटिटर क्या हो सकता है। लेक्मे इंडिया हो सकता है या फिर आपका अभी एक और कंपनी पर्पल करके जिसके ऊपर हम बात करने वाले। तो ज्यादा और सारे लोगों के बारे में हमको और जो कंपनीज है उसके बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन नायका दिमाग के अंदर में घर करके बैठा है, राइट। तो ये मैटर करता है कि सबसे पहला कौन इंटर किया और मार्केटिंग कैंपेन कैसे करें ताकि ब्रेन के अंदर में एक तरह से ब्रांड क्रिएट कर सके। तो वहां पे कंपनी बहुत ही ज्यादा फोकस कर रही है। तो सेकंड जो कंसेप्ट आता है ब्लिट्ज स्केलिंग। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो पैरामीटर फ्रेमवर्क है वो हम अप्लाई करने वाले। ब्लिट्ज स्केलिंग एंड विनर इट्स अ पाई। अभी के टाइम पे पर्पल करके एग्जैक्ट कंपनी, आई थिंक आपने देखा रहेगा कि बहुत ज्यादा ऐड आ रहा है यूट्यूब के ऊपर। ज्यादातर मैं वहीं देख रहा हूँ, मुझे भी वहीं से मालूम पड़ा कि एक कंपनी है ऐसी, राइट। तो इनका अगर मैं मैट्रिक्स की बात करूँ, नायका का डाउनलोड मोर देन पर्पल से है, पर्पल जो कंपनी है यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं लेकिन उससे ज्यादा डाउनलोड है। कमेंट्स की बात करें तो 7.9 लाख के आसपास कमेंट है नायका के ऊपर, प्रोडक्ट सर्विसेज के ऊपर। वहीं पे पर्पल का 1.7 लाख के आसपास कमेंट है, जो कि रिसेंटली इंक्रीज हुआ है जब इन्होंने कैंपेन इंक्रीज किया। रेटिंग की बात करें तो 4.6 रेटिंग मिला है नायका को, वहीं पे इनको 4.4 के आसपास मिला है। ओन प्रोडक्ट, यहाँ पे जो आपका नायका किस तरह से खुद को डिफरेंशिएट कर पाता है, यहाँ पे वेरियस या वेरियस या मोर वेरिएंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट ये कंपनी खुद से मैन्युफैक्चर करती है और दूसरे के जो कंपनी से उनके प्रोडक्ट भी सेल करती है। वहीं पे जो पर्पल है उनके पास काफी लेस वेरिएंट है, राइट। तो यहाँ पे नायका एक प्लस पॉइंट बन जाता है।
इनका जो फिजिकल स्टोर अगर हम नायका की बात करें तो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहे हैं, और आपने रिसेंटली भी दिखा रहेगा यहाँ पे पर्पल के पास कोई फिजिकल स्टोर नहीं है, वो प्लानिंग कर रहे हैं। उसका प्रेजेंस इन फैशन, तो यहाँ पे नायका फैशन और प्रोडक्ट्स के अंदर में भी इंटर कर रहा है, अप्रैल के अंदर में, जहाँ पे है पर्पल के अंदर में फिलहाल वो इंटर नहीं है। इनका नायका का प्रेजेंस, आपका इंटरनेशनल प्रेजेंस भी, वहीं पे पर्पल का प्रेजेंस नहीं है। तो यहाँ पे ब्लिट्ज स्केलिंग का फायदा ये कंपनी साफ साफ नजर आ रहा है कि उसका फायदा उठा रहे, जिससे कंपनी आने वाले टाइम में स्केल कर पाएगा, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखें रिसेंटली इन्होंने Nykaa.com इंट्रोड्यूस इंटरनेशनल ब्रांड सोल्ड, जो भी है ब्रांड है उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, वहां पे नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे 1.35 लाख स्क्वायर फीट का जो इनका वेयर हाउस स्टोरेज कैपेसिटी उसको एक्सपांड कर रहे हैं, राइट। साथ साथ में विद 12 new physical retail store across the country including the store in 2 टायर और 3 टायर में स्टार्ट करने वाले हैं। सो यहाँ पे कंपनी रिटेल स्टोर ओपन कर रही है, फिजिकल भी है, ऑनलाइन भी, मतलब ओमनी प्रेजेंस कोशिश करी, ओमनी चैनल मॉडल ये यूज करे, जिससे इनका ब्लिट्ज स्केलिंग का जो कंसेप्ट है वो परफेक्ट इस कंपनी के ऊपर बैठ रहा है। वहीं पे जोमेटो की बात करो तो वहाँ पे ऑलरेडी स्विगी है, दूसरे प्लेयर्स अवेलेबल है जो तुरंत या तो मतलब नॉर्मल अगर कहीं से ऑर्डर भी करना तो होटल भी नीचे है, राइट। तो वहां पे उतना वो स्केल नहीं कर पा रहे। पेटीएम को साथ साथ एक तरह से कंपटीशन आपका हेवीली, जो दूसरे यूपीआई से, फोन पे, गूगल पे, इतने सारे कंपटीशन आ गए। वहीं पे नायका के बारे में, नायका के जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स के बारे में कम लोगों को मालूम है, राइट। तो ब्लिट्ज स्केलिंग का फायदा है। तीसरा कंसेप्ट जो मैं बात कर रहा हूं, ऑपरेटिंग लेवरेज, कैसे ये इनके नंबर्स में आपको दिखाई देगा। इनका ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की अगर हम बात करें तो आप देख रहे हो 2000 जो विजिट एंड मंथली एवरेज यूनिक विजिटर, विजिट्स और मंथली एवरेज यूनिक विजिटर की अगर हम बात करूं तो कितना है, 2019 में 378 मिलियन के आसपास इनका यूनिक विजिटर था, जो अप्रॉक्सीमेटली अभी के टाइम पे 667 मिलियन के आसपास विजिट्स पहुंच चुके हैं, राइट, जो कि ईयर ऑन ईयर भी से 43% ग्रो हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो Q1 FY20 में सिर्फ 93 मिलियन के आसपास था, वहीं पे Q3 FY22 में 232 मिलियन के आसपास पहुंच गया। ऑपरेटिंग लेवरेज मतलब एक तरह से जो कंपनी के पास वेबसाइट है, कंपनी का ऐप है, कंपनी का रिटेल स्टोर है, वही चीज अवेलेबल है, फिक्स कॉस्ट उनका प्रेजेंस है, और वेरिएबल जो भी कैंपेन थोड़ा बहुत लगाते हैं उसके ऊपर भी ये कंपनी ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को फिलहाल अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आ पा रहा है। ये चीज आपको नोटिस करना है, जिससे इनका कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग क्लाइंट या पर जो यूनिट है वो काफी कम हो जाएगा, राइट। पहले अगर एक क्लाइंट एक्वायर करने इतना खर्चा करते थे, अब वो ज्यादा आ रहे हैं, उसी 1 रुपया ही खर्चा करने में पहले 1 लोग आते थे, अब 1 रुपया खर्चा करने पे 10 लोग आ रहे हैं। तो ऑपरेटिंग लेवरेज ये कंपनी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। सो मंथली एवरेज यूनिक विजिटर की बात करें तो 9 मिलियन के आसपास था 2019 में, अभी के टाइम पे अराउंड 21 मिलियन के आसपास इनका यूनिक विजिटर है, राइट। और यहाँ पे मंथली एवरेज की बात करें, एवरेज यूनिट का, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 8 मिलियन के आसपास था, वो इंक्रीज होकर 22 मिलियन के आसपास यूनिक विजिटर पहुंच चुके हैं। मतलब कंपनी का ऑपरेटिंग लेवरेज या लाइफ टाइम वैल्यू यहीं से कंपनी डिराइव करने वाला है। और भी एग्जांपल्स है कि इनका ऑर्डर और एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितना है। तो यहाँ पे जो अभी यूनिक विजिटर है उसमें से कन्वर्ट कितने होते हैं या विजिट जो मिलते हैं, तो यहाँ पे एक टाइम पे आप देख रहे हो 11 मिलियन के आसपास इनका ऑर्डर्स इनको 2019 में मिलता था, अभी के टाइम पे 19.7 मिलियन के आसपास ऑर्डर्स आ रहे हैं, राइट। जो कंटिन्यूसली क्वार्टर FY21 में सिर्फ 1.9 मिलियन ऑर्डर था, वही सिर्फ Q3 में 7.6 मिलियन के आसपास ऑर्डर्स आ रहे हैं। मतलब कंपनी जो ब्लिट्ज स्केलिंग या ऑपरेटिंग लेवरेज का फायदा पूरे अच्छी तरीके से उठा रही है। इसके लिए यहाँ पे आपको जो नंबर है वो ग्रोथ होता हुआ नजर आ रहा है। एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो एक टाइम पे इस कंपनी का अराउंड 1433 रुपीस के आसपास हुआ करता था 2019 में, वहीं पे नंबर ऑफ विजिटर्स और ऑपरेटिंग लेवरेज या ब्लिट्ज स्केलिंग का इफेक्ट बढ़ा करके कंपनी का जो ऑर्डर वैल्यू अभी के टाइम पे ऑन एन एवरेज 1963 रुपीस के आसपास पहुंच गया। तो ऑन एन एवरेज अगर हम कैलकुलेट करें तो कंपनी कम से कम 1800 से लेकर के 1900 रुपए के आसपास का ऑर्डर इनको मिलता है पर कस्टमर, जो भी इनके वेबसाइट्स पे आ रहा है, जो विजिट कर रहे हैं, राइट। तो काफी अच्छा कन्वर्जन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद और चीज आपको देखना है इसके अंदर में,
कि एनुअल यूनिक ट्रांजैक्टिंग कस्टमर और जो ग्रॉस मर्चेंट वैल्यू उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप एनुअल यूनिक ट्रांजैक्शन मतलब जो भी नए कस्टमर आए हैं उनके थ्रू कितना ट्रांजैक्शन में ग्रोथ हुआ है। तो यहाँ पे आप देखोगे ईयर ऑन ईयर पे 44% से जंप हुआ। एक टाइम पे 3.5 मिलियन यूनिक कस्टमर आकर के जो ट्रांजैक्शन करते थे, फर्स्ट टाइम बाइंग करते थे फिजिकल स्टोर से या इनका जो भी अलग स्टोर्स अवेलेबल है उसकी अगर बात करूं, वहीं पे 7.9 मिलियन के आसपास ये पहुंच चुका है, राइट। तो ये कंटिन्यूअसली ग्रो हो रहा है विच इज अ क्लियर साइन दैट कंपनी का जो लाइफ टाइम वैल्यू है वो इंक्रीज होने वाला है। मतलब जो एक बार इन्होंने खर्चा कर दिया है, एक बार उसने प्रोडक्ट यूज कर लिया, अब वो कस्टमर जो भी यूज करने वाले वो रिसेंट फिर से आएंगे, रिटेंशन रेट इनका इंक्रीज होने वाला है और साथ साथ में नए कस्टमर और साथ साथ में एग्जिस्टिंग कस्टमर उनका यूज करने वाले प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे ग्रॉस जो मर्चेंट वैल्यू है अराउंड 16,219 मिलियन रुपीस के आसपास और जंप होकर के अराउंड 38,000 नॉट 40 मिलियन रुपीस के आसपास पहुंच गया, जो कि क्लियर है कि कंपनी कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग क्लाइंट जितना भी कंपनी कैश बर्न कर रही है एक तरह से उसको कन्वर्ट कर पा रही है, राइट। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ काफी कंपनी का तेजी से ग्रो हो रहा है। उसके बाद इनका जो सेकंड डिवीजन है फैशन में, वहां पे भी आपको ये सेम नजर आएगा। 2019 में अराउंड 0 मिलियन विजिट थे, राइट। वहीं पे अभी के टाइम पे अराउंड 328 मिलियन विजिट्स हैं इनके स्टोर्स में या ऐप पे या वेबसाइट पे, जो भी अगर हम बात करें, जो कि 245% से जंप हुआ है विच इज वेरी हाई नंबर, राइट। क्वार्टर FY21 में अराउंड 10 मिलियन के आसपास इनका विजिट था, जो अभी जंप होकर 115 मिलियन सिर्फ क्वार्टर 3 की अगर बात करें इतना पहुंच गया। तो कितना ज्यादा कंपनी का जो ऑपरेटिंग लेवरेज का फायदा की बात करो, कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग क्लाइंट्स की बात करो जो कि काफी कम हो जाएगा, लाइफ टाइम वैल्यू इस कंपनी का इंक्रीज हो रहा है। मतलब जो कस्टमर आ रहे हैं उनसे कंटिन्यूस बिजनेस लॉन्ग रन में जनरेट कंपनी करते रहेगी। तो मंथली एवरेज यूनिक विजिटर की बात करें तो 15 मिलियन के आसपास है। मतलब यूनिक जो फर्स्ट टाइम आते हैं अराउंड 15 मिलियन के आसपास है, जो कि कंटिन्यूअसली ग्रो हो रहा है। ये सारे के सारे फैक्टर्स आपको नोटिस करने पड़ते हैं जब आप किसी लॉस मेकिंग कंपनी को एनालिसिस करते हो। तो उसके बाद इनका एवरेज ऑर्डर वैल्यू की बात करें, जो एक टाइम पे अराउंड 3.9 मिलियन के आसपास टोटल ऑर्डर आता था, राइट। उनका एवरेज ऑर्डर वैल्यू 2019 में सिर्फ 655 रुपए के आसपास था, आज वो इंक्रीज होकर के 2,740 रुपए के आसपास पहुंच गया है। ऑलमोस्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे कंटिन्यूसली ऑर्डर्स इन मिलियन ग्रो हो रहा है। तो ये कंपनी खुद का बिजनेस एक तरह से डाइवर्सिफाई भी कर पा रहा है, फैशन एंड अपैरल के अंदर भी ये कंपनी इंटर कर पा रहा है, राइट। और यहाँ पे ऑर्डर जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है आप देख रहे हो 3,590 रुपीज के आसपास पहुंच चुका है, जो एक टाइम पे 2,343 रुपए के आसपास था। तो कंपनी का कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग लेवरेज हो गया या कस्टमर स्टिकीनेस इंक्रीज हो रहा है, लॉयल्टी इस कंपनी के साथ में जो इंडिविजुअल कस्टमर का होता है वो बढ़ रहा है ना। ये चीज हमको नोटिस करना है। उसके बाद साथ साथ में यूनिक ट्रांजैक्शन की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ से भी ये ग्रो हो रहा है, राइट। यूनिक ट्रांजैक्शन ग्रो हो रहा है, साथ साथ में ग्रॉस मर्चेंट वैल्यू वो भी ग्रो हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन है कि कंपनी ये सारा का सारा फ्रेमवर्क इस कंपनी पे परफेक्ट बैठ रहा है। सो यहाँ पे अगर कंसोलिडेटेड बेसिस की अगर हम बात करें कि इस कंपनी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो कंसोलिडेटेड बेसिस में आप देखोगे कि अराउंड जो ग्रॉस मर्चेंट वैल्यू था एक टाइम पे अराउंड 16,501 मिलियन रुपीस के आसपास था, वहीं आज इंक्रीज होकर 51,360 मिलियन रुपीस के आसपास पहुंच चुका। मतलब कंपनी का सेल्स और ये सब कंटिन्यूसली ग्रो है। तो आने वाले टाइम में कंपनी प्रॉफिटेबल ज्यादा हो जाएगा फॉर श्योर, राइट। ये इसका आउटकम है जो हमने फ्रेमवर्क स्टडी किया है, ये सारा का सारा ये विजिबल दिखाई दे रहा है। कंपनी का यहाँ पे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 49% के आसपास है, राइट। तो यहाँ पे जो ओवरऑल ग्रॉस जो मर्चेंट वैल्यू है वो भी ग्रो हो रहा है। मतलब कंपनी आने वाले टाइम में काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल टर्न होने का पोटेंशियल रखता है, क्योंकि कंपनी का कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग क्लाइंट नीचे जा रहा है, लाइफ टाइम वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, जिससे वो एग्जिस्टिंग सेल्स और ज्यादा जनरेट करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे ऑपरेशंस की बात करो या फिर ओवरऑल इस कंपनी का मार्जिन कैसा रहने वाला है टाइम में, हाउ विल बी द स्टोरी ऑफ दिस कंपनी ओवर द पीरियड टाइम। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक टाइम पे जो इनका जो ओवरऑल ग्रॉस मार्जिन था 38.9% के आसपास, आज जंप होकर 46.3% के आसपास पहुंचे, क्योंकि कंपनी का सेल्स इंक्रीज हो रहा है और जो ऑपरेटिंग लेवरेज का कॉस्ट है वो फिक्स एक तरीके से, जिससे कंपनी का ये जंप हो रहा है, जिससे कंपनी का जो आने वाले टाइम में प्रॉफिट मार्जिन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे जो मार्केटिंग स्पेंड आप देख रहे हो,
मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट स्पेंड जो इस टाइम पे कंटिन्यूअसली ग्रो रहा है, 6.9% FY21 में था, अब अराउंड 14% के आसपास इनका मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट स्पेंड इंक्रीज हो चुका है। लेकिन आने वाले 5 साल के बाद ये जो इनका जो मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट स्पेंड है एक्सपेंस, ये काफी कम हो जाएगा और ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 10% के आसपास आ जाएगा, जिस हिसाब से कंपनी अभी के टाइम पे ग्रो कर रहा है, क्योंकि उस टाइम तक ब्रांड इतना ज्यादा इनका क्रिएट हो चुका रहेगा, ऑलरेडी क्रिएट हुआ है नो डाउट। एम्प्लॉय जो फुलफिल्ड एक्समेंट जो भी चीज है, राइट। तो यहां से मैंने इस कंपनी के बारे में आपको बताया कि फ्रेमवर्क पे नायका परफेक्ट बैठ रहा है, राइट। सो अब बात करने वाले हैं जो हमने अडानी ग्रीन एनर्जी, सारेगामा या जो दूसरी कंपनी थी बोरोसिल रिन्यूएबल, वो सब कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी थी जो प्रॉफिटेबल कन्वर्ट हुई। आओ देखते क्या क्या चीज उसके अंदर हमने चेक किया था। तो यहाँ पे अडानी ग्रीन का फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूं। अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी ग्रीन एनर्जी वर्ल्ड का एक तरह से लार्जेस्ट रिन्यूएबल प्रोड्यूसर होने वाला, जिन्होंने गुजरात में मोर देन 2.7 टाइम्स ऑफ पेरिस लाइन एक्वायर किया, जहां पे सोलार के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले 25 गीगावाट्स के आसपास। तो एक यूनिक स्पेस पे फोकस कर रहा है, जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरा फोकस कर रहा है कार्बन हटाना एक तरीके से। तो 2030 तक आपको रिन्यूएबल पावर दिखाई देगा। तो अडानी ग्रीन का स्टॉक 50 रुपए से 2 साल पहले, आज ये स्टॉक 1500 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। एक टाइम पे आप देख रहे हो नेट प्रॉफिट इनका माइनस में था, क्वार्टरली बेसिस पे आप देख रहे हो, अब ये चेंज होकर के पूरा पॉजिटिव में हो चुका है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे तो -47 करोड़, -138, -477, -20, मतलब कंटिन्यूसली कंपनी 4-5 साल से लॉस मेकिंग था। अब जाकर कंपनी प्रॉफिटेबल टर्न हो चुका है, क्योंकि कंपनी का अभी लास्ट 1.5 ईयर में काफी अच्छा नंबर जनरेट कर रहा है, क्योंकि एक तरह से ब्लिट्ज स्केलिंग की सबसे पहला मूवमेंट किया लार्जर स्केल पे। दूसरा, कंपनी जो अपना कैश अच्छी तरह से बंद कर रहा है एसेट एक्वायर करने पे, लैंड एक्वायर करने पे, राइट। तो यहाँ पे साथ साथ में एक चीज आप नोटिस करोगे, कंपनी का एसेट साइज या फिक्स इन्वेस्टमेंट फॉर द कॉस्ट इज कंटिन्यूसली ग्रोइंग। आप देख रहे हो टोटल एसेट साइज 6160 करोड़ के आसपास 2017 में, आज कितना है 51,234 करोड़ के आसपास इनका एसेट साइज है। तो मेरा कहने का मतलब है कि कंपनी कैश में बहुत ज्यादा बंद करता है। यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आप देखोगे कंटिन्यूसली माइनस में, मतलब कंपनी कैपेक्स पे काफी ज्यादा खर्चा कर रहा है। तो ये सब कंपनी का आपको रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड भी चेक करना चाहिए। इंडिया मार्ट इंटरमेश की बात कर ले, यहाँ पे इंडिया मार्ट इंटरमेश, ये भी एक तरह से लॉस मेकिंग कंपनी था, जो फिर काफी ज्यादा वेल्थ क्रिएट करके दिया। ऑलमोस्ट 8,000 रुपए के आसपास ये स्टॉक गया था। तो एक टाइम पे हम देखेंगे ये लॉस मेकिंग कंपनी था, -15 करोड़, -74 करोड़ माइनस में था। फिर सडनली कंपनी का आप देखोगे 2019 के बाद जब आईपीओ आया, अराउंड 13 करोड़, 146 करोड़, 287 करोड़, 304 करोड़। तो कंटिन्यूसली कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होना चालू हुआ। ये कंपनी खुद को डिफरेंशिएट कैसा कर पाया कि सारे के सारे रिटेल आउटलेट को अपने प्लेटफॉर्म पर के लेकर के आया, जहां पे हर कोई हर एक चीज प्रोडक्ट खरीद सकता है। मोर देन आई थिंक 96,000 या उससे ज्यादा प्रोडक्ट्स ये अपने वेबसाइट जो उनका इंडिया मार्ट है उस पे अवेलेबल है। आपको एक सुई से लेकर के ट्रक तक इनके वेबसाइट पे मिल जाएगा। इसके लिए काफी यूनिक बिजनेस मॉडल और पहले पहल करने की वजह से कंपनी काफी तेजी से ग्रो हो पाया, राइट। इसी तरह आप चाहो तो बोरोसिल रिन्यूएबल में, सारेगामा में भी चेक कर सकते हो। और ये सब कंपनीज में एक चीज कॉमन है कि इनका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, ये सारी की सारी लॉस मेकिंग कंपनीज का ग्रो होना स्टार्ट कर देता है। जब ये ग्रो होना स्टार्ट कर दे, समझ जाओ कि कंपनी प्रॉफिटेबल होने वाला है, राइट। अब नायका की बात कर लेते हैं। तो नायका का मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ नायका का क्या चल रहा है। नायका की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैं आपको फिलहाल दिखा देता हूँ। फिलहाल ये कंपनी लॉस मेकिंग था, अराउंड ईयरली बेसिस पे देख लेते हैं -28, -25, -17 करोड़। 2021 में पॉजिटिव हो गया, राइट। अब 2022 में भी ये कंपनी पॉजिटिव होने वाला है, नो डाउट, राइट। जो कंपनी का लॉस मेकिंग था, अब ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग होगा, क्योंकि कंपनी का सेल्स कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है। ये आपको दिख रहा है 574 करोड़, हाँ 1100 करोड़ जो भी है, 1100 करोड़, 1700 करोड़, 2400 करोड़, और 2022 एंड ऑफ द मार्च में आपको 3400 करोड़ के ऊपर दिखाई देगा नंबर, जिससे कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। तो यहां पे मुझे एक चीज और नजर आता है कि कंपनी अपने एसेट के ऊपर फोकस कर रहा है। मतलब जो भी एसेट बिल्डिंग है, यहां पे आप देखो कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है, व्हिच इज अ साइन कि दैट कंपनी इज कंटिन्यूसली इन्वेस्टिंग इनटू जो भी इनका इन्वेस्टमेंट है कैपेक्स में, जिससे कंपनी का कैश बंद कर रहा है लेकिन ग्रो होने के लिए बंद कर रहा है। यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में देखोगे तो कंपनी कंटिन्यूसली इन्वेस्ट कर रहा है, जिससे कंपनी फ्री कैश फ्लो नहीं जनरेट करने वाला। मे भी आने वाले 2 साल तक कंपनी 2-3 साल तक फ्री कैश फ्लो जनरेट नहीं करेगी। जरूरी नहीं कि कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट नहीं करे तो कंपनी खराब है, राइट। इन द बिगिनिंग जब लॉस मेकिंग कंपनी हो तो फ्री कैश फ्लो मैटर ज्यादा नहीं करता है, लेकिन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन जब ग्रो होना स्टार्ट कर दे, समझ जाओ कि कंपनी का स्टोरी
बदलने वाला है, राइट। तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी काफी अच्छा खासा प्रमोटर होल्डिंग है और बाकी स्टेक भी आपको दिखाई देगा। यहाँ पे मैं आपको ले चलता हूँ कि म्यूचुअल फंड ने अपना दिसंबर में ही अपना स्टेक इंक्रीज किया, साथ साथ में यहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी अपना स्टेक इंक्रीज किया, जो कि पॉजिटिविटी कंपनी के अंदर में लेकर के आता है लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने का, अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो। अब हम आ जाते हैं अपने वैल्यूएशन पे, जो हमारा थर्ड पार्ट था कि अब ये सारी कंपनी का टारगेट प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाए। उसके लिए मैं आ जाता हूं स्क्रीनर पे आ जाते हैं। उसके बाद मैं ले चलता हूं अपने एक्सेल शीट पे, जो मैंने इसके लिए खास कर स्पेशली इसके लिए डिजाइन किया। दो मेथड से कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, एक आपका सेल्स मेथड और दूसरा एंटरप्राइज वैल्यू मेथड। तो मैं यहाँ पे ईयरली सेल्स ले लेता हूँ कि मतलब इस कंपनी का जो सेल्स है ईयरली अराउंड मैं 2019 से ले लेता हूँ, 19, 20, 21। तो ये ले लिया मैंने, यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। ये ईपीएस मेथड नहीं है, बिल्कुल भी सेल्स मेथड है, राइट। तो जैसे ही मैंने कॉपी किया तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि नेक्स्ट एक्सपेक्टेड सेल्स जो कंपनी का आने वाला है 2022 में अराउंड 3618 करोड़ के आसपास इस कंपनी का पहुंचने वाला है, राइट। और ये कैसे आया, यहाँ पे कुछ नहीं, सेल्स ग्रोथ रेट मैंने कैलकुलेट किया, सीएजीआर लिया कि कंपनी का सेल्स कितने परसेंटेज से ग्रो हो रहा है, अराउंड 48% सीएजीआर से कंपनी का ग्रो हो रहा है, जिससे इस कंपनी का जो सेल्स अराउंड 3600 के आसपास पहुंच जाएगा, राइट। 3618 करोड़ के आसपास कंपनी का सेल्स पहुंच जाएगा। अब प्राइस टू सेल्स रेशियो लेना है कंपनी का। प्राइस टू सेल्स रेशियो कितना है, यहाँ पे प्राइस टू सेल्स रेशियो अगर लो तो 30 के आसपास दिखा रहा है नायका का, या फिर आपको लेटेस्ट हमको लेना है, एकदम लेटेस्ट वाला चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ले लेता हूँ जो आपको तिजोरी से इसका प्राइस टू सेल्स रेशियो अराउंड 21.67 के आसपास है। तो 21.67 के आसपास है, क्योंकि जो आपको अभी का जो नायका का इस पे दिख रहा था 30.1, ये आपका FY21 के बेसिस पे कैलकुलेट किया है, जबकि तिजोरी आपका रीसेंट नंबर्स पे कैलकुलेट करता है। तो ये मिल गया, साथ साथ टोटल वैल्यू आ गया, और कंपनी का नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, अराउंड 47.4। तो यहाँ पे डाला तो कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू शेयर प्राइस अराउंड 1650 रुपए के आसपास होना चाहिए, राइट। अभी पे कितना चल रहा है ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1550 रुपए। मतलब अगर इस मेथड से भी कैलकुलेट किया जाए, ये स्टॉक साफ साफ नजर आ रहा है कि कंपनी अभी के टाइम पे अंडर प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, राइट। अब हम बात करते हैं एंटरप्राइज वैल्यू मेथड से। एंटरप्राइज वैल्यू ले लेते हैं, कितना है मेथड से, 76,000 करोड़ के आसपास है, यहाँ पे पुट कर देता हूँ। उसके बाद कंपनी का डेट वैल्यू कितना है, 539 करोड़, ये भी पुट कर देता हूँ, राइट। तो उसके हिसाब से इस कंपनी का जो इंट्रिंसिक वैल्यू शेयर प्राइस होना चाहिए 1540 रुपए के आसपास, मतलब 100-150 रुपए के आसपास। बीच में स्टॉक आ गया था कितने पे, 1300 या 1250 रुपए के आसपास आ गया था, मतलब फेयर प्राइस के आसपास आ चुका था। अगर हम वैल्यूएशन मेथड से भी कैलकुलेट करें तो स्टॉक ये अंडर प्राइस नजर आ रहा है। सो यहाँ पे मैंने आपके साथ में एक कंपनी के बारे में डेप्थ में डिस्कस किया, उसका फ्रेमवर्क क्या क्या लगाना है, फ्रेमवर्क पे बैठ रहा था, उसका एनालिसिस कैसे करना है, उसका फिर आपको वैल्यूएशन कैसे करना है, इंट्रिंसिक वैल्यू। और सो अब बात करने वाला कंक्लूजन के ऊपर। जैसे कि मैंने इस कंपनी के ऊपर डिस्कस किया कि नायका क्यों आने वाले टाइम में एक मल्टी बिगर स्टॉक बन सकता है और क्या क्या उसके अंदर में चेंजेस हो रहा है, जो एक अच्छे परफेक्ट जो हमारा फ्रेमवर्क है उसके ऊपर एकदम परफेक्ट सेट हो रहा था। तो इसके हिसाब से नायका लॉन्ग टर्म में काफी बेहतर कर पाएगा। और अभी के टाइम पे अगर हम बेस कंपटीशन नेगेटिव अगर बात करें, क्या ये कंपनी आने वाले टाइम में ग्रो हो पाएगा, क्या ये कंपनी जो कैश बर्न कर रहा है वो सही तरीके से यूज कर पाएगा, क्या इसका जो मैनेजमेंट ने जो मिशन या विजन रखा है वो डिलीवर कर पाएगा, तो आपको ये क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा। सो इसमें अगर आपको किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो उसको ग्रेजुअल एक्वायरिंग स्ट्रैटेजी यूज करना चाहिए, मतलब 5 शेयर ऐसे करके लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक साथ बल्क में नहीं बाय करना चाहिए। लेकिन ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पस के लिए था, तो प्लीज इसको देख करके आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।